आज़ादी के 75 साल आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में आज की कहानी एक ऐसे वीर के बारे में जिनके बिना हमारे देश के आज़ादी के संघर्ष की कहानी अधूरी है। 27 सितंबर 1907 से लेकर 23 मार्च 1931 तक इन 23 साल 5 महीने और 26 दिनों में हिंदुस्तान के इतिहास में एक पूरे युग का निर्माण हुआ। 27 सितंबर 1907 जन्म दिवस है एक ऐसे क्रांतिकारी का जो न कभी थका, न कभी हारा, न कभी डरा। अंग्रेजों ने उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया, लेकिन वहां जाकर वो मरा भी नहीं। जिसका जीवन मशाल बनकर हिंदुस्तान की आजादी के संग्राम में औरों को राह दिखाता रहा, जिसकी गिरी हुई हर रक्त की बूंद से रक्त बीज की ही तरह आजादी के सैकड़ों दीवाने पैदा होते रहे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शहीद आजम भगत सिंह की। काकोरी की घटना, सॉन्डर्स की हत्या और असेंबली हॉल में फेंके गए बॉम्ब के चलते उन्हें सुनाई गई फांसी की सजा। हमारा और भगत सिंह का परिचय सिर्फ इतना है क्योंकि इतिहास ने हमारा और भगत सिंह का परिचय इससे ज्यादा कभी करवाया ही नहीं। भगत सिंह के वास्तविक जीवन का महत्व यह नहीं था कि वो एक क्रांतिकारी थे। साहित्य की भाषा में कहा जाए तो वे एक क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों की भाषा में कहा जाए तो एक विजनरी थे, और धर्म की भाषा में कहा जाए तो वे एक ऋषि थे, और इन सबसे भी आगे बढ़कर यदि हम देखें तो वे एक दार्शनिक थे जिनका उद्देश्य केवल भारत की आजादी नहीं, उससे कहीं ज्यादा आगे था। यदि भगत सिंह की भाषा में बोला जाए तो उन्होंने ये कहा था कि मैं एक ऐसे संसार का स्वप्न देखता हूं जहां देशों के बीच की दीवारें गिर जाएंगी, सारा संसार एक होगा, हर आदमी ये सोचकर काम करेगा कि दूसरों के लिए क्या अच्छा है। 17 दिसंबर 1928 को उन्होंने लाहौर में जेपी सॉन्डर्स का वध किया और उसी रात को उन्होंने शहर की हर दीवार पर लाल पोस्टर चिपकाए जो कह रहे थे, हमारा उद्देश्य कुछ ऐसी क्रांति है जो मनुष्य द्वारा किए गए मनुष्य के शोषण का अंत कर दे। स्वतंत्रता के बाद की समाज व्यवस्था का चित्र भगत सिंह के मस्तिष्क में कितना स्पष्ट था, यह उनके ऊपर चलाए गए असेंबली बम धमाके के मुकदमे के दौरान दिए गए बयानों से स्पष्ट होता है। क्रांति के संबंध में उन्होंने ये कहा था कि क्रांति बम और पिस्तौलों की संस्कृति नहीं है। क्रांति से उनका प्रयोजन ये था कि अन्याय पर आधारित समाज व्यवस्था का अंत हो। आजादी के मायने ये बिल्कुल नहीं थे कि सत्ता गोरे हाथों से निकलकर काले हाथों में आ जाए। ये तो केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ। असल आजादी तो तब आएगी जब अनाज उगाने वाला कभी भूखा नहीं सोएगा, कपड़े बुनने वाला कभी नंगा नहीं रहेगा, और दूसरों के लिए मकान बनाने वाला कभी बेघर नहीं होगा। क्रांति का लक्ष्य जो केवल अंग्रेजों को देश के बाहर निकालना था, भगत सिंह ने उसे आजादी के बाद आने वाली समाज व्यवस्था तक फैलाकर रख दिया। एक बार उनकी बहन अमर कौर जी उनके बालों में तेल लगा रही थी। तेल लगाते लगाते उन्होंने कहा, वीर जी आपके बाल बहुत भारी हो गए हैं, बीच बीच में थोड़े थोड़े कटवा दीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा और सर भी हल्का हो जाएगा। तो भगत सिंह मुस्कुराकर बोले, चुप कर पगली, मैं थोड़े नहीं सारे बाल कटवा दूंगा, लेकिन ऐसे कि पूरी सिख कौम को मुझ पर गर्व होगा। आज दशमेश गुरुओं के इस बलिदानी बेटे पर केवल सिख कौम को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को नाज है। फांसी से कुछ दिनों पूर्व उनकी मां उनसे मिलने जेल में आई। उन्हें मौत के समीप जाता देख वो अपने आंसू रोक नहीं पाई। ये देखकर भगत सिंह उनसे बोले, तुम मां हो, रो सकती हो, मगर ये सोचो, हमने खून से सींचकर आजादी की देवी की जो मूर्त बनाई है, जब हमारी शहादत के बाद इस देश में आग लगेगी तो उस आग में तप कर ही वो मूर्त मुकम्मल होगी। तेरे आंसुओं से अगर कहीं वो मूर्त ढल गई तो ये सोच कि चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और न जाने और कितने ही क्रांतिकारियों की शहादत व्यर्थ हो जाएगी। और अंत में वे केवल मां को सिर्फ इतनी ही सांत्वना दे पाए, तू न रो कि तू है भगत सिंह की मां, मरकर भी तेरा लाल मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़कर तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। वे अंत तक अंग्रेज सरकार से ही अपील करते रहे कि उन्हें फांसी न दी जाए, उन्हें बीच चौराहे गोली मार दी जाए, क्योंकि फांसी अपराधियों को दी जाती है, क्रांतिकारियों को नहीं। और वे एक क्रांतिकारी थे।
ये युद्ध का विधान है कि गोली से मरने में ही सिपाही की शान है। 23 मार्च 1931 तय समय से 12 घंटे पहले उन्हें फांसी देने का फैसला किया। बढ़ते जन आक्रोश के भय से उन्हें ऐसा फैसला लेना पड़ा। तय समय पर जेल अधिकारी कोठरी में आए और बोले, सरदार जी, फांसी का हुक्म आया है, तैयार हो जाए। भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। वो बोले, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। काल कोठरी में कई चेहरे थे। जो जान लेने आए थे वो उदास थे और जो शहीद हो रहा था उसके चेहरे पर चमक थी। भगत सिंह जी को काल कोठरी से बाहर लाया गया। राजगुरु और सुखदेव वे भी अपनी अपनी कोठरियों से बाहर आ गए। भगत सिंह ने प्रार्थना की कि उन्हें हथकड़ियां न लगाई जाए, कंटोप न पहनाया जाए। वे तीनों स्वयं फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए सज्ज हो गए। जाते जाते मुस्कुराते हुए लाहौर के डिप्टी मजिस्ट्रेट से भगत सिंह ने कहा, वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट टू सी how an Indian revolutionary can embrace death with pleasure for the sake of their supreme idol. ये सुनकर अंग्रेज अधिकारी सन्न रह गए। ये कैसे लोग थे, ये कैसे इंसान थे जो मौत की आंखों में आंखें डालकर भी मुस्कुरा रहे थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों फांसी के तख्ते पर आए और गरजे, इंकलाब जिंदाबाद। तीनों ने फांसी के फंदे चूम कर अपने गले में डाले और जल्लाद से कहा, इन्हें ठीक कर लीजिए। कांपते हाथों से और डबडबाई आंखों से जल्लाद उनके पास आया, फंदों को ठीक किया और चरखी घुमा दी। तख्ता गिरा और भारत मां के ये तीनों बेटे भारत मां पे अर्पित हो गए। शाम के 7:33 और तारीख थी 23 मार्च 1931। उस दिन फांसी के तख्ते पर एक जीवन का अंत नहीं हुआ था, एक युग का प्रारंभ हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।